हेलो एवरीवन, मैं सुजीत। तो जैसा कि हम लोग कैड एंड कैम में थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका चैप्टर का नाम है कैम। कैम का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कैम का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये जो सारी चीज़ें थी हमारी, वो हमारी जो थी वो एक ड्राइंग से रिलेटेड थी, वो हमारा कैड से रिलेटेड था। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कैम। तो चैप्टर का नाम भी जैसा कि कैम है, तो कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम एक कोड तैयार करते हैं, जिसको हम सीएनसी के थ्रू क्या करते हैं कि उसको अप्लाई करके, उस कोड को यूज करके ऑटोमेटिक हम मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज करते हैं। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे मशीन ऑपरेट करते हैं इस कोड के माध्यम से, जो कि क्या होता है कि हर एक कार्य को, हर एक स्टेप को स्वयं करता है। तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक, एक फुल ऑटोमेटिक। तो जो सीएनसी होता है फुल ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैम क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने कि कैम एक अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी है। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जिसे हम अप्लाई कर सकें। तो कैम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो कैम एक अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और ऑटोमेटिक करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का उपयोग करती है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि कैम कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का संचालक है। ठीक है। जो कैम होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE का संचालक होता है। अक्सर कैड के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। तो कैम का जो यूज होता है वो हमेशा कैड के साथ होता है। कैड क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को तैयार करता है। कैम क्या करता है कि उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हर एक उस ऑब्जेक्ट में होने वाले ऑपरेशन जो स्टेप होते हैं उनको हम कोड के माध्यम से क्या करते हैं, सीएनसी को प्रोवाइड कराते हैं। कंप्यूटर का सीएनसी क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो उसमें जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, न्यूमेरिक फॉर्म में दी जाती है, जिसके अंतर्गत आपके सीएनसी उस चीज़ को समझ करके, उसको जान करके क्या करता है, ऑपरेशन को संचालित करता है। आगे दिया है कि सामग्री की आवश्यकता के अलावा आधुनिक कैम सिस्टम में वास्तविक समय का नियंत्रण और रोबोटिक्स भी शामिल है। ठीक है। तो जैसे क्या है, सामग्री के आवश्यकता के अलावा, तो कैम के द्वारा हम किसी भी सामग्री जो हमारी रॉ मटेरियल है उसकी इनपुट तो नहीं कर सकते, वो हमें लाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा रॉ मटेरियल की लोडिंग करना, लोडिंग करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, पूरे उसको कंप्लीट प्रिपरेशन के जितने भी स्टेप होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कैम द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। और जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी, किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार करने की जो ऑटोमेटिक हम बनाते हैं, उसमें हमारा क्या होता है कि रोबोटिक्स भी शामिल होता है। उसमें क्या होता है, हमारा रोबोटिक्स भी शामिल होता है। अब रोबोटिक्स आपके कई तरीके से यूज हो सकते हैं। जैसे आपके रोबोटिक्स जो होते हैं वो असेंबली में यूज़ किए जाते हैं, रोबोटिक्स जो होते हैं वो हैंडलिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो रोबोटिक्स जो होते हैं वो कई सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैम। कैम की एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इसके। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन मैंने किया है कि कैम उत्पादन में वृद्धि करता है। जाहिर सी बात है कि जो कैम की सहायता से जब हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन रेट होती है, जो उत्पादन दर होती है, वो बढ़ जाती है। इसका मतलब कि काम हमारा फास्ट होता है। अपशिष्ट ऊर्जा को कम करता है। हम जब काम फास्ट करेंगे हम उतना ही काम करेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा हम नहीं काम करेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो भी हमारी क्या होगी, सेव होगी। तो इसका मतलब जो अपशिष्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा हमारी एनर्जी लग रही थी, अब हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टूलिंग की सटीकता को नियंत्रित करता है। टूलिंग की सटीकता मतलब बिल्कुल जो हमारे टूल होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, वो टूल क्या होते हैं, उसी तरीके से यूज होते हैं जितना तरीके से हम चाहते हैं। अगर हम चाहें 2 mm की कटिंग करना है तो 2 mm की ही कटिंग होती है।
तो ये क्या करता है कि टूलिंग की जो सटीकता है, मतलब सटीकता कहने का मतलब जो उसकी एक्यूरेसी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। समय की बचत करता है, जब हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगी तो हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो हमारी क्या होगी, समय की बचत होगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि कैम द्वारा मशीन ऑटोमेटिक काम करती है। तो कैम के द्वारा जब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल तैयार करते हैं, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जिससे त्रुटि होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही पॉइंट है आपका, जिसमें क्या होती है, त्रुटि अगर हमारी क्या होती है कि जो हम कैम के द्वारा काम करते हैं तो हमारी क्या होती है, जो त्रुटि होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। हम जैसा डिज़ाइन करेंगे, हम जैसे कैम में कोड को तैयार करेंगे, जिस भी स्टेप्स को हम देंगे, हम जो कमांड देंगे उसी के हिसाब से काम होगा, तो इसमें जो त्रुटि होने के चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैम और कैम के एडवांटेज। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एंटरप्राइज समाधान और निर्माता के आधार पर कैम निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि जो कैम बनाने की जो कंपनी है, मतलब कैम सॉफ्टवेयर को जिसने बनाया है, और उसके एंटरप्राइजेस जो उसको यूज करने वाले हैं, उनके आधार पे अगर हम बात करें कि कैम किस किस फील्ड में यूज हो सकता है, तो उनके आधार पे कैम जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड उपयोग जटिलता, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हम कैम को यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जटिलता ज़्यादा होती है, बहुत ही कठिन होता है वो। नेक्स्ट आपका है कि उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन और आधुनिक उद्यम एकीकरण। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन मतलब जो हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है, जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो होती है उसके मैनेजमेंट में, और आधुनिक उद्यम एकीकरण, और आधुनिक जो हमारे क्या है, जो औद्योगिकरण हो रही है उसमें हम कैम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मशीन क्रिया स्वचालन। मशीन की क्रिया को स्वचालित करने के लिए हम कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वचालित करने का मतलब ऑटोमेटिक मशीनें हमारी काम करें। तो ये हमारे क्या है, वो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि कार्यखंड के सेटिंग बनाना। मतलब हम जो ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, जो कार्यखंड हमारा जो वर्क पीस होगा, उसकी सेटिंग कैसे करने में, सेटिंग ऑफ द जॉब करना है हमें, जो हमारा कार्यखंड है जिस पे हमें ऑपरेशन करने हैं, जिस पे हमें काम करना है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि निर्माण में चयनित कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, कहने का मतलब कि हमारी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, हम ये क्या करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा स्पेस में, स्पेस कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस वर्किंग प्लेस की बात करें, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा शाफ्ट है, अगर इसको मैं कहीं भी मान लीजिए लेथ मशीन की बात कर रहा हूँ, चक पे मैंने ऐसे होल्ड किया है, तो अब इस जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पर हमें क्या करना है, मशीनिंग करनी है। तो अब मशीनिंग करने का मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ ना कुछ प्लेस होगा, और ये कुछ जो पॉइंट्स है इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर स्पेस में ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को निर्धारित करें तो हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड। अगर हमें किसी ओरिजिन पॉइंट से, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टूल है, टूल किस पे होगा, हमारा टूल पोस्ट पे। टूल कहाँ होगा, हमारा टूल पोस्ट पे। तो टूल पोस्ट जहाँ पर स्थित होता है, अगर मान लें कि वो हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब 0 0, वो क्या हमारा है, 0 0 है, इसके आधार पे। तो अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हमें पता हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आपका जो टूल होगा वो क्या करेगा, वर्क पीस के पास पहुंच करके जो भी हम डिस्टेंस देंगे कि एक्स से इतना, वाई से इतना, जेड से इतना, तीनों की डायमेंशन लेकर के आपका टूल क्या होगा, इसके पास पहुंचेगा, और जो हम कोऑर्डिनेशन दिए रहेंगे, जो भी हम पोजीशन निर्धारित करेंगे, उसी पॉइंट पे जा करके आपका टूल क्या करेगा, इसकी कटिंग करेगा। तो इसी को कहते हैं निर्माण में चयनित कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो जैसा लिखा है कि यहाँ पे
चयनित कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्माण अथवा मशीनिंग में महत्वपूर्ण घटक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बहुत ही क्या है आपका मशीनिंग में ऑपरेशन प्रक्रिया में क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह कटर स्थान डेटा फाइल की उत्पत्ति के रूप में कार्य करता है। जो आपका टूल्स होता है, कटर मतलब होता है जो टूल्स जिसके द्वारा हम कटिंग करेंगे उसके स्थान के डेटा फाइल को क्या करता है उत्पत्ति के रूप में इसको हम कार्य करते हैं कि एक आपका टूल किस पोजीशन पे और कहाँ पे जाके वर्क करेगा। आगे दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क पीस या डिजाइन मॉडल से संबंधित होता है। जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है किससे डिपेंड करेगा आपके वर्क पीस या फिर डिजाइन मॉडल, जो भी हम डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके मॉडल पे। ठीक है, तो आगे दिया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्शन है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वर्क पीस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जो सिलेक्शन है उसको हम कर सकते हैं। कौन कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो अगर हम पहले की बात करें, पहला हमारा क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, यह मानक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मानक मतलब स्टैंडर्ड। किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से एक्स वाई अक्ष से दूरी द्वारा वर्णित किया जाता है। अगर हम बात करें किसी पॉइंट की, तो अगर ये पॉइंट है, अगर हमें इसका स्पेसिफाई करना है कि ये इसका पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि एक्स से क्या है ये 10 mm ऊपर है और वाई से क्या है 15 mm सामने है। तो इससे क्या होगा, इसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं कि ये एक्चुअल में है कहाँ पर। ठीक है, तो यही बात कह रहा है यहाँ पे कि एक्स और वाई अच्छे से दूरी वर्णित करता है। यह साधारण बिंदु विवरण से एक अल्पविराम द्वारा अलग किए गए नंबरों का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि हम एक्स और वाई का जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इस तरीके से करते हैं अल्पविराम से। जैसे मान लेते हैं कि 10 और 15 हमने लिखा है, इसका मतलब एक्स से 10 है, एक्स पे कितना है 10 है और वाई पे कितना है 15 है, तो ये बीच में क्या है कामा है। तो इसी को कह रहा है कि अल्पविराम द्वारा 2 नंबरों के साथ हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि 34.897 और 45.473 ये 2 कोऑर्डिनेट हैं। ये क्या है 2 कोऑर्डिनेट हैं। अब इसके द्वारा किसी भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं निर्देशित कर सकते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे सिंपल से निर्देशित करने की कोशिश की है। ये हमारा क्या है एक्स है, ये वाई है और हमारा ये पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है पी है, ये पॉइंट आपका क्या है ये पी है। तो अब पी है, तो अब एक्स की बात करें तो अब यहाँ पे ये जो 34.897 है वो कितनी दूरी है, ये वाली दूरी है, वो ये वाली दूरी है एक्स पे। और 45 की बात करें तो ये आपकी ये वाली दूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो यही था कि किसी भी पॉइंट को हम क्या करें एक्स और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में हम किसी ओरिजिन से अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था ये। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें किसी बिंदु की स्थिति का विवरण होता है। उसमें भी हम क्या करें किसी बिंदु की स्थिति का विवरण कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम 2 पॉइंट से कर रहे थे। यहाँ पे इसका प्रयोग ध्रुवीय पोलर निर्देशांक को प्रदर्शित करता है करने के लिए, और दूरी प्रदर्शित करने के लिए दूरी और एक कोण का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे हम क्या करते थे 2 डायमेंशन थी हमारे पास, दोनों की दोनों क्या थी दूरियाँ थी। लेकिन पोलर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास 2 दूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक दूरी और एक एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये मेंशन किया गया है आपका फिगर में कि ये आपका 35.8 दूरी है और 60 डिग्री क्या है एंगल है, और ये किसकी बात की कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं क्या है ये पी है। तो अब बात कर रहे हैं अगर ये पी है तो अब तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से तो है कितना 35.8 सेंटीमीटर जो भी होगा वो आप इकाई कुछ भी हो सकता है, और इसकी एंगल कितना है 60, इसका एंगल कितना है 60। अगर ये 2 चीज़ हमें पता हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 2 तरह के सिस्टम हमारे पास होते हैं। कौन सा आपका था कार्टेशियन और पोलर। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि आज कैम क्या होता है, तो कैम हमारा क्या होता है एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है सीएनसी जो हमारी मशीन होती है उसके अंदर क्या करता है कोड को तैयार करता है, कोड को बनाता है। वो कोड किसके लिए होते हैं ऑटोमेटिक
स्टेप वाइज ऑपरेशन के कोड होते हैं जो कि हम क्या करते हैं सीएनसी में सेट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम देखिए कैम के एडवांटेज क्या हैं और कैम का हमारा क्षेत्र क्या है जहाँ पे कैम को यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो वर्कपीस है उसका सेटिंग कैसे करते हैं, जो वर्कपीस हमारी जॉब है उसकी सेटअप जैसे जो करना है उसको देखा हमने। उसके अंतर्गत हमने देखा कि हमें कोऑर्डिनेट्स का सिलेक्शन करना होता है और वो सिलेक्शन दो तरीके से होता है हमारा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए। हम आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।